नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। आज महापंचायत में हम एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर करीब करीब 30 वर्षों से लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखता है। इस बार श्री श्री रविशंकर के सांस्कृतिक आयोजन ने इस विवाद को सतह पर ला दिया है। यमुना के किनारे श्री श्री रविशंकर ने 3 दिनों के विश्व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। जो लोग पर्यावरण की दृष्टि से नदियों का बचाव करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इससे यमुना मैली हो जाएगी, यमुना पर उसके जो बाढ़ के पानी के फैलने का इलाका है वो बर्बाद हो जाएगा। क्या सचमुच ये बात सही है? हम उस देश के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, जहां नदियों के किनारे ही सबसे बड़े आयोजन होते हैं। इलाहाबाद का कुंभ, जहां 3-4 करोड़ लोग पहुंचते हैं, गंगा और यमुना के संगम पर होता है। हरिद्वार का कुंभ, जगह की कमी है, करोड़ों लोग आते हैं, पर वो भी गंगा के किनारे है। एक और कुंभ नासिक में शिप्रा नदी के किनारे है। तो आप हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक देख लीजिए कि सारे मेले ठेले, सारे बड़े आयोजन गंगा के किनारे या नदियों के किनारे होते हैं। सोन नदी के किनारे बिहार के सोनपुर में एक विशाल मेला लगता है, 1-1.5 महीनों तक, पशुओं का भी सबसे बड़ा मेला है। तो आखिरकार यमुना के किनारे एक 3 दिनों के आयोजन पर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? क्यों इसमें एनजीटी को आना पड़ा? क्यों उनके आयोजकों पर फाइन लगाना पड़ा 5 करोड़ रुपए का? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण बचाने के नाम पर हम नकली शोर शराबे से जुड़े हुए हैं, या सचमुच हम नदियों को साफ करना चाहते हैं? बहुत पुरानी बात है। 1984-85 में राजीव गांधी ने कहा गंगा को साफ करेंगे, बजट दिया। उसके बाद यमुना को भी जोड़ा गया। हर प्रधानमंत्री आकर वादा करता है कि नदियों को साफ किया जाएगा। सच्चाई क्या है? नदियां साफ होती जा रही। नदियों का अस्तित्व बचा हुआ दिखता ही नहीं है। कौन कहता है कि दिल्ली में यमुना है? किनारे जाकर देखिए तो लगता है कि जो नाली का पानी है वो सारा का सारा दिल्ली से निकलकर यमुना में पड़ा हुआ है। कहां है साफ पानी? तो फिर बवाल क्यों? क्या हर चीज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा है? क्यों सफाई नहीं हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमामि गंगे कहा कि गंगा को साफ किया जाएगा। क्या गंगा साफ हुई? आज महापंचायत इसी विषय पर। और इस महापंचायत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं यमुना जिए अभियान के श्री मनोज मिश्रा जी। आपका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हर पहलू से जुड़े हुए हैं, काफी करीब से गंगा यमुना की सफाई का अभियान इन्होंने देखा है। आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राम कृपाल सिंह, लंबे समय तक इन्होंने नदियों के किनारे बसे शहरों में काम किया है। गोमती के किनारे, समुद्र के किनारे भी। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ जुहू चौपाटी पर एक आयोजन को लेकर इसी तरह का विवाद हुआ था जैसे यमुना को लेकर यहाँ विवाद हुआ। आपका स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य चक्रपाणी जी, जो अपने बेबाक बोल के लिए लगातार जाने जाते हैं, और बिमलेंदु झा जी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक अलग राह लेने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये सब लोग क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की जो विशेषता है वो है युवा जनता, जो आज हमारे साथ यहां मौजूद है। वो अपनी राय भी रखेंगे और जो मेहमान हैं उनसे सवाल भी पूछेंगे और ये भी बताएंगे कि जो कुछ चल रहा है नदियों के नाम पर
नदियों के किनारे होने वाले आयोजन के नाम पर वो सही है या नहीं है? क्या उस पर भी राजनीति हो रही है? आज इस बात पर हम सीधी राय लेंगे जनता से, युवकों से। सबसे पहला सवाल प्रमोद कृष्णम जी, आपसे मैं करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जरा हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर ये जो नदियों को लेकर हमारे यहां राजनीति चलती है वो है क्या। कथक के ताल पर सैकड़ों नर्तक एक अद्भुत समा बांध रहे हैं। एक साथ इतने लोगों को कथक करते कभी नहीं देखा गया, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा समर्थकों का एक वर्ग मानता है कि इस आयोजन से यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल तक गया और समारोह के आयोजकों पर 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया। Almost 1,000 acres of our common land and erects a huge stage without any permission from any government department. नाचते झूमते मस्त साधुओं की ये टोली कुंभ मेले में आई है। हरिद्वार में अर्ध कुंभ अभी चल रहा है। ऐसा ही नजारा इलाहाबाद और नासिक के कुंभ में भी होता है। क्या गंगा यमुना के संगम प्रयाग में नदी का प्रदूषण इसी कारण से है? पर्यावरण सुरक्षा का ढोल पीटने वाले कुंभ पर टिप्पणी करें या न करें, उनके लिए नदी के तट पर कोई आयोजन उचित नहीं है। उस सबको 2700 एकड़ के करीब एरिया आता है, उसमें से आप नदी का जो भी एरिया बनता है वो घटा दीजिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो 1 हेक्टेयर पे कम अबाउट 300 क्यूबिक मीटर के करीब आ जाता है, जो कि 3 लाख लीटर बनता है। अब अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आपका जो एक साल का लॉस होगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, अगर मैं सिर्फ मजाक के लिए भी 15 पैसे कैलकुलेट कर लेता हूं उसकी वैल्यू, तो वो 50 करोड़ रुपया साल की होती है। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में करीब 150 देशों के कलाकार शामिल हुए हैं। सांस्कृतिक एकता और विश्व भाईचारा का ऐसा आयोजन पूरी दुनिया में कम ही होता है, लेकिन पर्यावरण के नाम पर डंका बजाने वालों के लिए विरोध का ये भी एक मौका है। इस इवेंट का एक्सटेंट क्या है, कितने लोग एक्चुअली आने वाले हैं, कितना बड़ा डिवास्टेशन होगा या नहीं होगा, ये बिना कुछ जाने उन्होंने परमिशन दी है। ये खुद उन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट किया इस बात को। तो और फिर ये भी फैक्ट पहली बार हमको मालूम पड़ा कि एक समय ऐसा भी था, डीडीए ने अपनी परमिशन वापस ली थी कहते हुए कि ये एक्टिव फ्लड प्लेन है, ये इको सेंसिटिव साइट है और यहाँ पर इस तरह के काम के लिए परमिशन नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी दोबारा फिर परमिशन दी गई, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा की सफाई का अभियान शुरू किया, फिर यमुना और अन्य नदियों की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी में बह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में भी गंगा यमुना की सफाई टॉप पर है, लेकिन नारेबाजी से आगे कोई बात बढ़ेगी या नहीं कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। प्रमोद कृष्णम जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि आखिरकार जिस देश में सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन नदियों के किनारे ही होते हैं, वहां श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए शैलेश जी, धन्यवाद आपका कि आपने बड़ा संवेदनशील मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाया है। श्री श्री रविशंकर के इस आयोजन के खिलाफ मैं बात इसलिए नहीं अभी करूंगा, नहीं तो मुझ पे भी देशद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा, तो क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी थे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि ये जो संस्कृति के नाम पर ये जो तमाशे हो रहे हैं, इनसे संस्कृति का फ़ायदा क्या है? जैसे बाबा रामदेव जी ने चूरन, चटनी, साबुनदानी से लेके चड्डी बनियान सब बेचार कहते हैं मैं भारत की संस्कृति की रक्षा कर रहा हूँ।
माइकल जैक्सन की ड्रेस पहनी बाबा राम रहीम ने और गाया यू आर द लव चार्जर, आई एम द लव चार्जर। वो भी कह रहे हैं मैं भारत की संस्कृति की रक्षा कर रहा हूँ। और थोड़ी देर को कटरीना कैफ का यहाँ नृत्य करा दीजिएगा, वो भी कहेगी मैं भारत की संस्कृति की रक्षा कर रही हूँ। हर आदमी भारत की संस्कृति की रक्षा कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किराए के संगीतकार बुला करके, ढोल धमाके नगाड़े बजा करके, जिस देश का 50% से ज़्यादा रोजगार जो नौजवान है बेरोजगार है, जहाँ काला धन का कोई नाम लेने वाला नहीं है, अपार संख्या में काला धन जो है जड़ों में घुस गया है, जहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदने की तैयारी हो रही है, इस देश की एकता पे संकट आ रहा है, तमाम तरह के इशूज हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री पहली बात 3 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं। दूसरे ये एक तमाशा, दूसरा तमाशा ये है कि साहब यहीं करेंगे, पंचों की बात सरमाथे पे, पनाला यहीं गिरेगा। अरे ये तो मिली हुई कुश्ती थी, जब तुम्हें यहीं करना था तो तुम पहले ही कर देते। तो एनजीटी से तमाम तरह के मुकदमे शुरू हो गए। एनजीटी ने कहा साहब मैं जुर्माना लगाएंगे, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि साहब मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जेल चला जाऊंगा, फिर शाम को कहते हैं मैं दे दूंगा। तो इससे भारत की संस्कृति का माफ करना कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है, कुछ एनजीओ का फायदा हो सकता है, कुछ महात्माओं का फायदा हो सकता है, या कुछ जो बिल्कुल मोटिवेटेड हैं उन पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो सकता है। भारत की संस्कृति का कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने मुद्दा उठा दिया है कि भारत की संस्कृति का फायदा फायदा नहीं हो सकता। स्वामी चक्रपाणी जी, मेरा सवाल एक तो यह है कि प्रमोद कृष्णम जी आपके पुराने मित्र कह रहे हैं कि इससे भारत की संस्कृति का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, साथ में ही सवाल जोड़ देता हूं कि जिस तरह से विरोध सामने आया है, मुझे कई लोगों ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। सारे बड़े आयोजन तो नदियों के किनारे होते ही हैं। देखिए शैलेश जी, बिल्कुल नदियों से हमारी संस्कृति का गहरा संबंध है, और जहां आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा है, वहां पे श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा विश्व के पूरी संस्कृतियों को ला करके और एक मंच पे लाके वो भी भारत में लाना, वो भी यमुना के तट पे लाना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और श्री श्री रविशंकर जी को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और पूरा देश को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात है, कुछ लोग निश्चित रूप से धर्म गुरुओं को और धर्म को राजनीति के दृष्टि से देखते हैं। अब प्रमोद जी हमेशा हर चीज को राजनीतिक आंकड़ों में बांट दिया करते हैं। राजनीति को धर्म की दृष्टि से देखते हैं। चले गए तो इनको पेट में दर्द हो गया। सवाल इस बात का नहीं, आपके पेट में दर्द हो गया। सवाल है कि कल की महोत्सव में आप नंगे नृत्य कराते हैं तो ठीक है, तो आप करो तो रासलीला, दूसरा कोई अच्छे काम करे तो करेक्टर। सवाल इस बात का नहीं है। आचार्य जी देखिए, सबसे पहले दूसरे के आरोप लगाने के पहले आप अपने आप को पहले देखिए आईने में। ऐसा नहीं कांग्रेस वर्सेज बीजेपी ना क्या करिए, ये वहां पे कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं हो रही है, वहां सद्भावना का काम हो रहा है, वहां हिंदू और मुसलमान सब एकजुट हो रहा है। सवाल इस बात का नहीं सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए। हमें लगता है कि जो व्यक्ति कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन है, वही इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं और वही लोग हैं। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी स्वयं दाढ़ी तो बनाते नहीं है, क्या यमुना जी सफाई करेंगे? सवाल इस बात का है कि इनको सिर्फ बोलना है और इनको सिर्फ विरोध करना है। विरोध की राजनीति करते हैं, नकारात्मक की राजनीति करते हैं, जिसे जो हमारी संस्कृति हमारी अलाउ नहीं करती। अब मैं ये कहूं कि अगर मेरी दाढ़ी का आप चर्चा कर रहे हैं, पहले तो ये व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं तो कहूं ये भी भारत की संस्कृति का परिचायक है। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। देखिए आचार्य, मैं आपकी तरह मेकअप करना नहीं जानता हूं, क्योंकि भारत का साधु तो नेचुरल होना चाहिए। आप तो टीका टम्मा लगा के। चलिए मैं जरा संगम तट पे कुंभ का मेला होता है, हम कुंभ होता है संगम पे। साधुओं के रूप रंग पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि साधु को कैसा होना चाहिए, दाढ़ी हो या बिना दाढ़ी के हो, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यमुना के तट पर जो ये आयोजन हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। और मनोज मिश्रा जी, क्या समस्या है, क्यों लोग इतना बवाल मचा रहे हैं? ऐसा है ना, मैं पॉलिटिक्स की बात करूंगा, ना मैं धर्म की बात करूंगा, ना मैं संस्कृति की बात करूंगा, वो मेरा फील्ड नहीं है। जो मेरा फील्ड है, पिछले 10 साल से हम यमुना मैया की सेवा में लगे हैं। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा और आपको मुझे कुछ समय देना होगा। आपने खुद कहा कि पिछले 30 साल से नदियों को साफ करने के लिए सरकारें लगी हैं पर फेल हो गई। ठीक है, एनजीटी बना है 2010 में, 2011 में ऑपरेशनल हुआ, 2012 में फरवरी के महीने में हमने एक
वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई 2012 में, जिसका नंबर है 6/2012, जिसका जजमेंट आया 2015 में। 3 साल तक हमने वहाँ पर केस किया, और वो जो जजमेंट है 100 पेज का जजमेंट है। यमुना नदी को हर स्वरूप में, हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली देखा गया है, और वो जजमेंट और उस जजमेंट के उसमें DDA, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MOEF, वाटर रिसोर्सेज, सब के सब उस जजमेंट के पार्ट हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रिंसिपल कमिटी बनी है उसके मेंबर हैं, ठीक है। और सबने ये माना कि अगर ये जजमेंट इंप्लीमेंट हो जाए, इस जजमेंट का एक नाम है, जजमेंट के नाम नहीं होते हैं, इस जजमेंट का एक नाम है मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट 2017। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इससे जुड़ा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जजमेंट वाज रियली कॉम्प्रिहेंसिव, इट प्रोवाइडेड द रोड मैप कि, और ये अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो वाकई आप दिल्ली में दोबारा यमुना के रूप में देख सकते हो, देख सकते थे। अब क्या हुआ, जनवरी 2015 का ये जजमेंट है। फरवरी 2015 में ये संस्था, मैं हाथ जोड़ता हूं, बड़े होंगे, खूब बड़े होंगे, इस संस्था ने ये डिसाइड किया कि हमको इस जगह में ये भव्य आयोजन करना है। इनको DDA ने कहा कि इस जगह में आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह जो है इस जजमेंट के अंतर्गत रेस्ट्रिक्टेड है, इस जगह में इस प्रकार का आयोजन संभव नहीं है। और एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई, उस एक्सपर्ट कमिटी ने दिल्ली का खादर जो है वो किसी भी नदी का इंटीग्रल पार्ट होता है, दिल्ली के खादर का पूरा एक प्लान बना हुआ है। और किसने बनाया ये? प्रोफेसर ब्रिज गोपाल, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिवर इकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर CR बाबू, जिन्होंने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया है, प्रोफेसर AK गुसाई, जिनका की पूरी जो IIT दिल्ली के हैं और जिनकी PhD यमुना के ऊपर है, और शशि शेखर, जो कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी हैं। नाउ इन लोगों के द्वारा वो पूरा प्लान बनाया गया, और इस जगह के लिए उस प्लान में था ट्रीटमेंट वेटलैंड्स, क्योंकि ये वो जगह है जहां की बारापूला नाला नदी में मिलता है। बारापूला नाला पूरे साउथ दिल्ली का जितनी भी गंदगी है सब लेके वो नदी में लेके आता है। ये वो क्षेत्र है जहां की नेचुरल वेटलैंड्स, मार्शलैंड, टॉल ग्रासलैंड्स, रीड बेड्स, दुनिया भर का, मैं बता, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हमारे पास वीडियो हैं कि ये स्थिति क्या थी। यहां पर वाटर बॉडीज थे, यहां पर बर्ड्स थे, यहां पर रेप्टाइल्स थे, यहां पर इंसेक्ट्स थे, और उसका पानी अपने आप वेटलैंड के थ्रू पास होकर फिर नदी तक पहुंचता था, काफी हद तक साफ हो जाया करता था। इसीलिए इस कमिटी ने इसमें कहा था कि यहां पर हम ट्रीटमेंट वेटलैंड्स बनाएंगे। नाउ अब ऐसी स्थिति हो गई जहां की इसको यहां पर कुछ और नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक्सेप्ट दोज ट्रीटमेंट वेटलैंड्स अंडर ए जुडिशियल ऑर्डर। अब क्या होता है, DDA मना करता है, फिर DDA अलाउ करता है, फिर DDA मना करता है, फिर DDA अलाउ करता है। 30 नवंबर को DDA मना करता है और 15 दिसंबर को DDA अलाउ करता है। इस 15 दिन में क्या चेंज हो गया ग्राउंड में, ना DDA और ना ही आर्ट ऑफ लिविंग वाले कोर्ट को बता सके कि भाई क्या बदल गया कि ये परमिशन हमको देनी पड़ी। अब हम कहां से पिक्चर में आए? मैं आपको जी नहीं, मैं इसको 2 हिस्सों में आपकी बात को बांटता हूं, मैं आपके पास फिर आता हूं और मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। राम कृपाल जी, मेरा मूल सवाल वहीं का वहीं है कि इस देश में नदियों के किनारे ही सारे आयोजन होते हैं। जी मैं आऊंगा आपके पास। नदियों के किनारे ही होते हैं, अगर संगम नहीं हो तो कुंभ का कोई मतलब नहीं है, हरिद्वार नहीं हो तो कुंभ का मतलब नहीं है, अगर शिप्रा नहीं हो तो नासिक का कुंभ नहीं रह जाएगा, और तमाम सारी चीजें, सोनपुर का मेला, गंगा सागर का आयोजन, कहीं भी, और इससे कई गुना ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन एक दिल्ली में चूंकि एक काफी सारे NGOs एक्टिव हैं, वो इस यमुना के हिस्से को, देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं कि वहां स्थायी कंस्ट्रक्शन हो और वहां हो गया है, बहुत सारा शोर शराबा होता रहा, अक्षरधाम का मंदिर है, इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए, वो बस डिपो बना हुआ है वहां,
जिसको कहा गया था कि कॉमनवेल्थ के लिए होगा, उसके बाद हट जाएगा। इसका भी जवाब मेरी है। सारी लेकिन बात आप ही कह इस ले पर रहे क्यों? हैं तो मैं कहूंगा क्या जी। यही सब तो मैं कहने वाला था। जी जी मीर के एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बाद मरने के मेरी कब्र पे आया वो मीर, याद आई मेरे ईसा को दवा मेरे बाद। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आवाज़ें तो उठती हैं, लोटा लेके लोग पानी डालने पहुंचते हैं, लेकिन घर जब 70% जल चुका होता है। और मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एनजीटी जैसा भाई साहब ने कहा कि 2010 या 11 में बनी। नोएडा 40 साल पहले बना। तिवारी जी हाथ पकड़ के लोग ला रहे थे कि चलो भाई ले लो। वो पहली बार एक हमारे तमाम एनजीओ के अच्छे मित्र, मैं उनकी आदर करता हूँ, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, निस्वार्थ लड़ रहे होंगे, लेकिन तमाम धन पशुओं की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें 1 किलोमीटर के अंदर, 1.5 किलोमीटर के अंदर बन गई। नोएडा 30 साल में बनी है, किसी को कुछ नहीं लगा। और जब एक मिडिल क्लास का बायर जो गांव से, बिहार से, यूपी से, पता नहीं कहाँ से, असम से आता है एक नौकरी की तलाश में, उसने पैसे जमा किए, तो नोएडा में वहाँ से आगे तक जाकर के 10 किलोमीटर एक ऑर्डर निकल गया कि साहब बंद। अभी तक भुक्त भोग रहे, कोई पोजीशन किसी को नहीं मिला हुआ है। पूरा उत्तराखंड की ट्रेजेडी हम देख चुके हैं, जिसको आपने कादर वो जो बोला, हम तो कछार बोलते हैं, खादर जो भी कह लीजिए। हुआ क्या है कि ये लगातार एक प्लान्ड है जिसमें सारे लोग धूमिल के शब्दों में कहें तो वे समाज के वे हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, यानी कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। ये अपराधियों का संयुक्त परिवार। अभी एक बात कही जा रही थी, संस्कृत से फायदा। दिक्कत यही है कि संस्कृत व्यापार की चीज नहीं है, न उससे फायदा होता है न नुकसान होता है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमने संस्कृति को व्यापार की चीज बना दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं गंगा और यमुना की बात करने वालों की आज की तारीख में। मैं इसमें किसी एक्टिविस्ट की बात नहीं करता, मैं जो टैक्स पेयर के पैसे से जो 68 साल से सरकार चल रही है, अंग्रेजों की बात तो मैं छोड़ देता हूं। मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं केदारनाथ गया हूं। मेरे कोई धर्म में बहुत आस्था नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूं, फिर भी मेरा पर्यावरण और सारी चीजें देखने का मेरा मन होता है। मैं माड़ा गांव तक गया, आज से नहीं, आदि शंकराचार्य का मैंने मठ भी देखा, जोशी मठ में। आप कल्पना कीजिए, जहां से नाम पड़ता है अलकनंदा, जो बाद में चल करके ये बनती है, और भागीरथी उधर से आती है। लाखों लोग अभी जून में जाएंगे वहां पे, और जब मैं गया था वहां पे 3 या 4 सिर्फ धर्मशालाएं थी। लाखों लोग जाते हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक रहते हैं। वे चले जाते हैं नदी के किनारे 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 किनारे, सब कुछ वहीं अपना क्रियाकर्म जो मलमूत्र त्यागना होता है। टेम्परेचर इतना कम होता है, कोई सड़ता नहीं है। जब जुलाई में बारिश शुरू होती है, सारी की सारी गंदगी वहीं, जहां धारा निकलती है वहीं वो सारी गंदगी समाहित होती है। आज तक इतने सालों में किसी सरकार ने कोई व्यवस्था, अब जाकर के गढ़वाड़ विकास मंडल का एक बना हुआ है। बात यह होती है ना कि देखिए, किसी समस्या को जड़ से नहीं आप पकड़ते हैं, कहीं से कुछ हुआ छू लिया। और ये अजीब सा देश है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आप सोचिए कि ये आयोजन कब से हो रहा है और हमारी संस्थाएं कब जगती हैं कि आज सुबह शुरू हुआ है, शाम तक भाई दे दो और पैसा दे दो, यानी पैसा दे दो तो यमुना के जख्म भर जाएंगे। तो मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ, जानते हैं, आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, आस्था के सवाल पर जब भी आप करेंगे तो अनपॉपुलर होने का जोखिम उठाना पड़ेगा, और वो वोट से सीधा टकराता है। इसलिए आप साफ बात कभी बोल नहीं पाते, साइंटिफिक वे में चल नहीं पाते, और जब तक सचमुच उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ आप आस्था अतार्किक होती है, आप कुछ तो कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। कैसे? आप आस्था पर भी आपको चोट न पड़े, और जिस गंगा को माँ कहते हो, यमुना को माँ कहते हो, उसमें गंदगी कम से कम, मैं नहीं कहता कि गंगा एकदम बिल्कुल टेम्स की तरह हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारी चीजें हमारी आपकी सब कुछ होता है, लेकिन आप उसकी गंदगी को कम कर सकते हैं,
उसे इस लायक बना सकते हैं कि हम दोबारा बचपन में जैसे लेकिन आप नहाते जो थे, बात फिर कर भी रहे हैं नहा उसके हिसाब से कम इतना तो दिखता है कि एक रविशंकर के आयोजन से या इस तरह के एक इक्के दुक्के आयोजन से नदियां गंदी नहीं हो रही हैं। नदियों में गंदगी ये तो के सही है। कारण और बता दूसरे दूं हैं आपको, और सरकारें योजनाएं बनाती हैं उस पर ध्यान नहीं देती है। शैलेश जी, बस हमारे एक- साथ विमलेंदु झा जी हैं। विमलेंदु जी, आपने इस मुद्दे को उठाया, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विमलेंदु जी, आपने इस मुद्दे को उठाया, मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि ये जो छोटी छोटी चीजें, पॉपुलिस्ट रविशंकर के प्रोग्राम का विरोध कर दो, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। एक तरह से ये दिखता है, जहां कुंभ हो रहा हो, जहां करोड़ों लोग आते हों, यमुना और गंगा दोनों का संगम है। वो गंगा है हरिद्वार में, बहुत छोटी सी जगह है। दिल्ली में जितना खादर है उतने में शायद पूरा हरिद्वार है। क्यों ये विवाद है? मैं बताता हूं कि ये सबसे पहले तो कैसी ये विडंबना है कि हमारी नैतिकता पे आप सवाल उठा रहे हैं और आपके बाकी पत्रकार जो थे जिन्होंने रिपोर्ट डाला वो उठा रहे हैं और बाकी देश उठा रहा है। और जबकि हम किस बात पे सवाल उठा रहे हैं? हम इस मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं जिसके बारे में कोर्ट भी हमारे साथ है। मेरा तो बहुत ही लिमिटेड पॉइंट ये है कि अगर रूल ऑफ लॉ, अगर देश की कानून व्यवस्था आपको कहती है कि आप राष्ट्रपति भवन में जाकर के अपना आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, तो आप करें। अगर देश की व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था ने अगर एक नियम बनाया है, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि जनवरी 2015 के नियम के अनुसार कि आप फ्लड प्लेन में कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, और उस नियम व्यवस्था को अगर मैं अपहोल्ड कर रहा हूं, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, उसके लिए अगर हम ये देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र, और ये पूरा का पूरा जो जजमेंट आया है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि सरकारी तंत्र की मिली भगत थी। सरकारी तंत्र, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो, तमाम जो एजेंसीज थी, एक सीनियर जज ने इस देश के सबसे बड़े ग्रीन कोर्ट ने, एनवायरनमेंट कोर्ट ने, इन सबों के ऊपर जुर्माना डाला है, इन सबों को फटकार लगाई है। साथ ही साथ आयोजक को भी क्लियर शब्दों में कहा है कि आपने इसके पर्यावरण में इसके फ्लड प्लेन को वेस्ट किया है। अब ये कहना कि आप सवाल उठा रहे हैं, क्यों उठाते हैं भाई, करने दीजिए, तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको भी अपना टीवी स्टेशन बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता, न मैं आपके मुद्दे पे सवाल उठा रहा हूं। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं कि जिस देश में कुंभ जैसे आयोजन नदियों के किनारे होते हैं, वहां पर एक छोटे से आयोजन पर क्या आपत्ति है? मैं आपको इसका जवाब जी नहीं, मैं देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये छोटा सा आयोजन नहीं है, और यहाँ के कोई कारण रहा होगा जिसके कारण एनजीटी ने जो है ना इसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन कहा है। हर एक फ्लड प्लेन, इतनी सोच हमें बनानी पड़ेगी पर्यावरण के लिए, क्योंकि वही हवा और वही पानी हम पीते हैं, कि हर एक फ्लड प्लेन अलग होता है। हरिद्वार का जो बैंक्स है, हरिद्वार का जो फ्लड प्लेन है, वो आपके बद्रीनाथ के फ्लड प्लेन से और यमुना के फ्लड प्लेन से बहुत ही अंतर है। तो और वो नियम कल बना दें, अगर वो कल बनाते हैं और कि हरिद्वार में भी कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। और ये कहना कि आप कब से थे, पिछले 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, जब मैं कॉलेज में था तभी से मैं ये काम कर रहा हूं, तभी से अगर मैं आवाज उठा रहा हूं, और हजार लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। आप मतलब ये कहना कि आपने कुंभ में क्यों नहीं आवाज उठाया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन है हम लोग। ये जो चुनिंदे से लोग हैं जो आवाज उठाते हैं इस देश में, वो कौन लोग हैं? वो सबसे कमजोर लोग होते हैं। वो किससे लड़ रहे हैं? वो महात्माओं से लड़ रहे हैं, वो संस्कृति के ठेकेदारों से लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से कोई समस्या नहीं है, मुझे श्री रविशंकर से कोई समस्या नहीं है। मैं तो अगर टहलते टहलते कभी उनके कार्यक्रम में चला भी जाऊंगा, लेकिन मुझे समस्या यह है कि पर्यावरण के कीमत पे संस्कृति का आयोजन सही है क्या? जब कोर्ट, इस देश का कोर्ट अगर कह रहा है कि आप गलत हैं, और उसमें प्रधानमंत्री का संलग्न होना सही है क्या? अगर एविडेंस, वीडियो एविडेंस है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, तो ऐसा कहते हैं ना, हम कहते हैं कि जब भी संस्कृति की बात हो और धर्म की बात हो, कानून की बात उसके साथ नहीं होगी, कानून को साथ में रख दीजिए और उसके बारे में वो नॉन नेगोशिएबल हो जाए। वो कल पास कर दिए, पार्लियामेंट में और बातें अभी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं माफी चाहूंगा, एक बार हम चलते हैं जनता की तरफ, और युवा वर्ग के लोग हैं। मैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें हमारे किसी भी पैनलिस्ट से या जनरल, तो आप पूछें। जी विमलेंद्र जी, मेरा नाम अभिषेक है।
और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर्ट ऑफ लिविंग के कमेटी के लोग हैं उन पे 5 करोड़ का जो जुर्माना लगाया गया, दिल्ली पॉल्यूशन को 5 लाख का जुर्माना, दिल्ली डीडीए को 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। जब सरकारें जुर्माना लगा रही हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस आयोजन के साथ मिलकर के आयोजन को कहीं कराए जा रहे हैं, तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकती हमारी सरकार? जो हमारी कोर्ट है, एक दिन पहले अगर उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है तो ये कार्यक्रम हो कैसे रहा है? सैया भय कोतवाल डर काहे का। विमलेंदु जी, सवाल आपके लिए। विडंबना यही है कि अगर उस जजमेंट को आप पढ़ें तो सारे के सारे पन्ने, सारे पैराग्राफ्स जो हैं ये कहते हैं कि आप गलत हैं, आपने कानून की अवमानना की, और साथ ही साथ वही कोर्ट फिर कह देता है कि अच्छा चलो जाके कर लो। ये तो वही बात होगी कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई और चलो चोट और पहुंचा दो लेकिन अस्पताल लेके चले जाना। वो सामने वाले कहते हैं कि भैया उनके ऊपर 5 करोड़ का इनिशियल पेनल्टी लगा है, उनकी जो इसमें मिली भगत है सब स्थापित है कानून द्वारा। एक्टिविस्ट और एनजीओ वाले कुछ नहीं जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, 1 मिनट सर। जिन्होंने कहा है कि आपने गलत किया। झा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 2 दिन पहले जो आपने रिपोर्ट किया इसके बारे में, आप 15 साल से इसके बारे में काम भी कर रहे हैं, आपने बताया, और हम आपको जानते भी नहीं है, तो आपने इसके पहले आपने क्यों नहीं किया जब आपको पता था कि ये हुआ? चलिए मनोज जी इसका जवाब देना चाहते हैं। इसका जवाब सबसे पहले मनोज जी देंगे। पिछले मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कि ये जो पिटीशन था उसका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है मनोज जी आपके सामने बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि ये कब से ये लड़ाई चल रही है। शायद आपको सुनने में भूल हो गई, मनोज जी की ये लड़ाई 2012 से चल रही है। हमारी यमुना के प्रदूषण के ऊपर लड़ाई बहुत पुरानी चल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे अक्षरधाम हो, कोई भी चीज हो, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के हमारे, अगर आप देखते हैं न, मुझे समस्या आम आदमी पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है और भारतीय जनता पार्टी से भी है। पार्टी विशेष से कोई मुझे लेना देना नहीं है। जो भी यमुना के बारे में, अगर यमुना या पर्यावरण के बारे में कोई भी गलत चीज होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रहा हो, उसका विरोध करना हमारा धर्म है, हमारी नागरिकता है। आपने मुझे नहीं देखा, शायद ठीक है। विमलेंदु जी, एक बार मनोज जी इसका जवाब देते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। जी देखिए, ऐसा है बेटा, ये हमारे ऊपर दोष लगा है, और क्योंकि कोर्ट ने दोष लगाया है इसलिए हम उसको मान्य करते हैं, और हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि भाई हमसे कहाँ गलती हुई। पर फैक्ट ये है कि हम 2 दिन पहले नहीं आए। दिसंबर के शुरू में हमको गांव जो फार्मर्स हैं वहाँ, उन्होंने बताया कि साहब कोई सर्वे हो रहा है, और इस चीज़ का सर्वे हो रहा है कि हमारे खेत बराबर किए जाएंगे और यहाँ पर पार्किंग होगी। हमने पूछा कौन कर रहा है ये सर्वे, तो उन्होंने कहा साहब कोई प्रोग्राम है, श्री श्री कोई नाम है। हम उनकी वेबसाइट में गए, उससे पहले हमको कुछ नहीं मालूम था। हम उनकी वेबसाइट में गए, वहाँ पर हमने देखा कि 3.5 मिलियन पीपल कमिंग टू दिल्ली 11 to 13 मार्च। हमारे कान खड़े हुए। 11 दिसंबर को मैंने चिट्ठी लिखी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कॉपी सबको भेजी कि साहब ये जो खादर है, उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि किस जगह होना है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा था, इनकी वेबसाइट में भी नहीं लिखा था। इनकी वेबसाइट में पता क्या लिखा था? ग्राउंड अपोजिट मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के अपोजिट कोई ग्राउंड नहीं है, खादर है सिर्फ, कोई ग्राउंड नहीं है। इस तरह से छुपाई गई बातें। 11 दिसंबर को हमने चिट्ठी लिखी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि साहब इस तरह का अगर कोई भी आयोजन होता है तो वो एनजीटी का 2015 जनवरी के जजमेंट का वायलेशन होगा। ये 11 दिसंबर की बात है, और इनको परमिशन फाइनल कब मिली है? 15 दिसंबर को। हमारा कंसर्न इनको पहुंचने के बाद इनको परमिशन दी गई, और एनजीटी से कोई नहीं पूछा गया। और किसने दी परमिशन? डीडीए ने, जो कि एनजीटी की कमेटी का मेंबर है। एक बार डीडीए ने यह नहीं सोचा कि हम एनजीटी के पास जाके पूछ लें कि साहब ये ऐसी रिक्वेस्ट आई है, 2 बार हमने मना कर दिया है, अब हमको आप गाइडेंस दीजिए। नहीं। मनोज जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक बार चक्रपाणी जी के पास चलता हूं। चक्रपाणी जी, मुद्दा अब यहां पहुंच गया है कि आयोजन जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो जिसको कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, उसके आदेश का उल्लंघन करके, उसकी अनदेखी करके और सच्चाई को छिपा करके खुलेआम, और तब जो है वो ये सब किया गया, और वास्तव में तस्वीर को सामने नहीं रखा गया।
देखिए शैलेश जी, आपको बताना चाहता हूं, पूरी देश ने देखा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी उस कार्यक्रम को रोकने के लिए गए थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने खारिज कर दिया इस बात को। ये लोग बेसिकली आप गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, लड़ रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में वो फार्मर्स गए जिनके की खेत बराबर कर दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको कहा कि एनजीटी के पास जाइए, वहां केस चल रहा है। अब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, सुन लीजिए बात, उसके बाद बोलिए अपनी। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं ना। तो आप देखिए इनका अब इन लोगों का मात्र उद्देश्य ये है कि कोई भी आयोजन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 155 देश के लोग आए हुए हैं, ये देश का पूरा गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसमें जानबूझ करके अवरोध उत्पन्न करना, हमें लगता है बहुत बड़ा ये अपसंस्कृतिक लोग हैं जो अपनी संस्कृति को जानते नहीं, जो पहचानते नहीं। अरे वहां पे यमुना जी पे इतने शराबी पीते हैं, स्मैकिए होते, उनको रोकते, इतनी गंदगी हो रही है। काश जाकर के ये लोग इनके थोड़ा जाकर के देखिए कि कितनी सफाई की है। हम लोगों ने जाकर के यमुना जी से लेके गंगा में और संगम तट पे सफाई अभियान चलाते हैं। स्वामी जी, और आपसे एक युवा आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। बारे में चर्चा पर जी, आप सवाल सुनिए स्वामी जी। अड़ंगा लगाना ये तो सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। आने वाले कल में कुंभ को लोग रोकने के लिए जरा एक सवाल सुन लीजिए आप। कुंभ ना हो, स्वामी जी, एक सवाल पब्लिक की तरफ से करने नहीं देंगे। पब्लिक की तरफ से एक सवाल सुने आप पूछिए। स्वामी जी अभी भारत ट्रेन नहीं आई है, रुक जाओ। स्वामी जी एक सवाल जी सर 2 प्रश्न हैं। पहला कि स्वामी जी रुक सेंसिटिव जाइए। एरियाज में, इतने सेंसिटिव एरियाज में अगर कुछ भी इवेंट हो रहा है और परमिशंस ग्रांट हो रही हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास एक ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए जो इस चीज में ध्यान रखें कि वहां पर ये इवेंट्स हो कि नहीं? और दूसरा सर EIA के अंडर जितना मैंने पढ़ा है, EIA दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2016 सेज कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं अगर वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके अगेंस्ट तो कुछ हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मगर टेम्पररी रूल्स के लिए उनके अंडर कुछ भी नहीं है। 2011 में हाँ जी बोलिए प्लीज। EIA रूल में लिखा है 8A में लिखा है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इट डज नॉट से टेम्पररी और परमानेंट कंस्ट्रक्शन। यू आर रॉन्ग, इट इज नॉट, इट सेज ओनली कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा? तो दिस इज एज फार एज EIA इज कंसर्न। ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपने जो बात कही, आपके प्रश्न का जवाब मिला कि इट इज अबाउट कंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट अबाउट टेम्पररी और परमानेंट कंस्ट्रक्शन। प्रोहिबिशन इज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एनी कंस्ट्रक्शन अबव 50 हेक्टेयर it requires prior environmental clearance from the authorized agency। ये जो एरिया हो रहा है, एनजीटी की कमिटी ने जाकर बताया सिर्फ वेस्टर्न बैंक में, ईस्टर्न बैंक की बात ही नहीं करी, वेस्टर्न बैंक में 50 से 60 हेक्टेयर पे हुआ है। दिस रिक्वायर्ड प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और वो जजमेंट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जज कह रहा है। मनोज जी, मैं सर तो ये बात कैसे हुई कि मतलब मैंने ये चीज पेपर्स में पढ़ी कि मिस्टर हिमांशु ठक्कर जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं SANDRAP की, उन्होंने ये बात कही कि रेगुलेशंस में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स का नहीं है। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि ऐसा है भी क्या कि नहीं। दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओके। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पास आएंगे, अभी रुकिए जी। जी, मैं ये कह रहा था, एक तो ये बात उठी थी कि साहब ये जो सुप्रीम कोर्ट गए या जो एक्टिविस्ट हैं या जो ये लोगों ने लेट आवाज़ उठाई, जिसका जवाब मनोज मिश्रा जी ने दिया। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ शैलेश जी, अगर ये 6 महीना पहले भी चले जाते तो भी ये प्रोग्राम रुकता नहीं, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दूसरी बात, हाँ, हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते हैं। और आपका जो प्रश्न है कि नदियों की सफाई, पर्यावरण, ये एक अलग विषय है, एक संस्कृति का विषय है, एक धर्म का विषय है। मैं यहाँ निवेदन ये करना चाहता हूँ शैलेश जी कि ये जो कुछ महात्मा हैं जो 1000 करोड़ से ऊपर के हैं, 1000 करोड़ से ऊपर के हैं, नेटवर्क, इनका एक नेक्सस है। और वो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, ये नेक्सस है इनका ब्यूरोक्रेसी में, इनका जुडिशरी में, इनका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और उन्हीं के वकील स्वामी चक्रपाणी जी भी हैं, इसमें आशाराम बापू भी हैं, राम रहीम भी हैं, रामदेव भी हैं और श्री श्री भी हैं। आज से लेकर 2019 तक
इनका कोई कार्यक्रम अगर आप रोकना चाहो तो ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूं, ना ये बेचारे बच्चे रोक सकते हैं। हम शोर मचा सकते हैं। 1000 करोड़ से ऊपर का मतलब क्या है आपका? ताकि इन्होंने ये जो मामला था, इन्होंने 4 साल पहले एक आवाज दी थी कि हम काला धन लाएंगे। वो धन ये कहते हैं आया नहीं, मैं कहता हूं आया, इनके यहाँ चला गया। ये है 1000 इनके यहाँ चला गया, इनके यहाँ चला गया। चलिए तो ये अपना तमाशा कर रहे हैं, ये अपना तमाशा कर रहे हैं। इन्हें कोई जमुना से मतलब नहीं है, इन्हें कोई गंगा से मतलब नहीं है, माफ करना, इन्हें कोई पर्यावरण से मतलब नहीं है, इन्हें कोई संस्कृति से मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ, ये तमाशा कर रहे हैं, जो कम से कम तमाशा कर रहे हैं। 1000 करोड़ के मालिक भाषण दे रहे और थे, इनका स्वामी जी सुनना सीखिए, स्वामी जी चक्रपाणी भाषण दे रहे थे और इनका मात्र उद्देश्य होता है आचार्य प्रमोद जी का, जो जितना आप सोचिए कि जो जिसके पास के पैसे अगर कितनी बार जाते हैं, गंगा और यमुना की सफाई में आप अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। हर चीज को जिस प्रकार से राजनीतिकरण आप आचार्य जी कर रहे हैं, चलिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं जरा एक बार रामकृपाल जी से, रामकृपाल जी करते रहे हर रामकृपाल जी पहली बात तो ये है कि हमारे झा जी ने जो बात कही, लगता है मेरी बात को उन्होंने पहले ध्यान से नहीं सुना। मैं बार बार उसमें कह रहा हूं कि मैं इसमें कहीं भी उन आवाज़ों को नहीं शामिल कर रहा हूं जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, मेरा उनसे नहीं। जब मैं कहीं भी किसी तरह की, चाहे वो कानूनी खामी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव खामी हो, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं और उस इस्टेब्लिशमेंट में लॉ एजेंसीज भी हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियरी भी है, लेजिस्लेचर भी है। मैं कतई अब मैं तो एनजीओ या इनके एक्टिविस्टों की बात पर जा ही नहीं रहा हूं, तो इसलिए माफ कीजिए, पहले कृपया पूरी बात सुन लें। मैंने कहा दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि शैलेश जी, मूल प्रश्न ये है, अभी भी जो इन्होंने एक बात कही और जो उस बच्चे ने बात उठाई, बात सही है। हर कानून में इस देश के बड़े चालाक चतुर लोग इतने हैं, जो संयुक्त परिवार है ना, किसी भी कानून की व्याख्या आप कंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया, अब वो कंस्ट्रक्शन का आप कह रहे हैं कि इसमें टेम्पोररी भी है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अगर टेम्पोररी होता तो उसका उल्लेख होता। अब छोड़िए, देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब अल्टीमेटली कौन तय करेगा? जुडिशियरी। तो ये कानून बनाना, कानून के ऑर्डर भी देना और सारी चीजें अगर आप चाहें तो उसको धता बताते हुए कर लेते हैं। सती प्रथा पर और बाल विवाह पर कानून हमारे यहाँ पे है, बाईगैमी आईपीसी में दंडित है, डिफेमेशन और क्रिमिनल ऑफेंस है। कितना उसका पालन होता है, कौन कौन लोग पालन करते हैं, सबको पता है। रामकृपाल जी, मैं एक बार जरा मैं बस एक बात पर, मूल सवाल पर आ रहा था। देखिए, मैं मूल सवाल पर फिर इस बात पर आता हूं। मैंने जो ये बात कही, सारी मशीनरी, मैं मानता हूं कि आपने जैसे कहा कि आप वहां गए तो खेत से आपको पता चला, लेकिन पूरे देश में 160 देशों को इन्विटेशन जा रहा है। आज की आईटी रिवॉल्यूशन में 160 लोगों को इन्विटेशन जा रहा है, सब लोगों को जा रहा है। और हमारे देश में मुझे शर्म आती इस बात को कहते हुए कि जिस दिन आयोजन शुरू होता है उस दिन यहाँ का ये ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई बात कहता है कि 5000 करोड़ शाम तक दे दो। पता हास्यास्पद है, 5000 करोड़ अगर 5 करोड़ वो दे देंगे तो इससे तो ये सही हो जाएगा। आप सब कुछ कर लीजिए, उसमें यही है ना कि अगर आपने ये करना है तो 5 करोड़ जमा कर दो। What is this? वो शायद नुकसान की भरपाई के लिए था, लेकिन मैं एक सेकंड, मैं रामकृपाल जी की बात को मैं थोड़ा सा और सरलता से कहना चाहता हूं। इनका मेरे ख्याल से दर्द ये है कि अगर एनजीटी ऐसा मानता है कि ये गलत है तो जुर्माना लगाया, तो जुर्माना लगाने के बजाय उस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए था। एग्जैक्टली ये रद्द किया जाना। मैं आपका ये कहना, हाँ, ये क्या मतलब है? क्योंकि जमुना और गंगा के साथ पर्यावरण के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। शायद एनजीटी को ये लगा होगा कि आयोजन की काफी तैयारी हो चुकी है, 155 देशों के लोगों को आमंत्रण जा चुका है। तो जब सुनवाई शुरू हुई थी तो तैयारी रोकनी चाहिए थी। रोक देंगे तो देश का अपमान होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पे जा रहा हूँ, विमलेंदु जी, चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कार्यक्रम न हो इस तरह के जिससे विश्व बंधुत्व की भावना जुड़ी हो। कार्यक्रम रोकने वाले ये लोग हैं और ये चाहते थे कि किसी भी तरह कार्यक्रम रुक जाए। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देंगे कि उन्होंने रोका नहीं और इन लोगों को कहीं के नहीं रहे। चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मुझे विमलेंदु जी से एक सवाल करना है। विमलेंदु जी, आपने कहा कि कोर्ट का आदेश है, ग्रीन कोर्ट का आदेश है, और इसलिए आप कह रहे हैं कि इसको माना जाना चाहिए। कई तरह के कंफ्यूजन कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं।
कोर्ट का ही एक आदेश आ गया कि ओखला बर्ड सेंचुरी से 10 किलोमीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इस इलाके में लाखों लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और फिर उसको रिवाइज करके किया गया कि 200 मीटर तक नहीं हो सकता। तो ये तो मैं कैसे कहूं, कह भी नहीं सकता कि अदालत का फैसला कैसा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह के फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करते हैं और कैसे विश्वास रह जाए। गरीब सही ही बात है। मारे तो जाते देखिए, कोर्ट की हैं, अमीर अवमानना- तो चांदी काट रहे हैं, जी। उनके अट्टालिकाएं उसी में कोर्ट की अवमानना तो जो मैं नहीं इनका करना जिसको चाहूंगा, कछार लेकिन मैं काजर अगर- बोलते हैं वही multi-story अट्टालिकाएं हैं। खड़ी हैं, पेंट हाउस गिरा बने रही हैं। और गरीब आदमी जो है वो 10 साल, वो 7 जी। साल से टहल रहा है, जी, उसको जी। मकान का कब्जा नहीं मिल रहा है। विमलेंदु जी, संक्षेप में हमारे पास अब समय तो वही व्यवस्था है शैलेश जी की, देखिए कि हमारे पास अलग अलग नियम है सबके लिए। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे थे तो नियम की व्यवस्था नहीं थी। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक इकोलॉजी को बर्बाद कर सकते हैं, आप पब्लिक आर्मी का यूज कर सकते हैं प्राइवेट इवेंट के लिए। शैलेश जी, कल मैं रात में गया था वहां पे, कल 12 बजे रात को मैं आया हूं उस जगह से, मैं उस जगह के अंदर था और उसके आसपास अगर आप जाते तो देखते कि हजारों लोग सड़क पे इंतजार कर रहे हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो ये हम संस्कृति का जो प्रदर्शन हम दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने और मेरी गाड़ी ने मिलके कितने लोगों को वहां पे घर छोड़ा है रात को। तो हम ये संस्कृति का गलत प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो ये बाबा लोग चलाते हैं, हमारे यहाँ कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि एनजीटी ने क्या कहा कि 4 बजे तक दे दो 5 करोड़, तो श्री ने कहा कि हम नहीं देंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कल तक दे दो 5 करोड़, इन्होंने कहा जेल चले जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए दे दो, कम से कम उतना तो दे दो। मतलब कोर्ट गिरा रही है, कोर्ट गलत मानती है फिर भी करने देती है, कोर्ट फाइन लगाती है उस फाइन को लेने के लिए गिड़गिड़ाती है। आप एक बात बताएं, कल आप अगर कोई एक इलीगल स्ट्रक्चर कर लेते हैं और ये देखिए उन्होंने तो 1000 एकड़ में किया है ना, उससे ज्यादा में किया है। आप अगर 100 फीट में कल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो देश की कानून व्यवस्था क्या कहती है कि आपको कहती है कि आप बना लो, जब रेडी होगा तो हम आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। ये तो नहीं होता ना। इनके केस में कोर्ट ने, एनजीटी ने कहा है कि 24 घंटे पहले तक इनके पास उस पूरे स्ट्रक्चर का कोई सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, कोई फायर क्लियरेंस नहीं था, कोई पुलिस क्लियरेंस नहीं था, कोई पीडब्ल्यूडी क्लियरेंस नहीं था। मैं बात कर रहा हूं कि ये देश क्या हो गया है। इस देश में कानून के नाम पे कोई चीज है, या जब ये लोग बोलते हैं तो हम चुप हो जाएं? मतलब गैर कानूनियत की और क्या सीमा हो सकती है? और जब कानून गरीब के का खिलाफ होता है, जाने तो की हमने सीमा। देखा था, मैं गरीब- मनोज जी आपके पास हमने आता हूं। टीवी प्रोग्राम पे देख रहे विमलेंदु थे। जी, मैं विराम दूंगा आपको, एक बार दर्शकों की तरफ फिर से जी। सर, मेरा नाम पार्थ है और मेरा सवाल जो है वो स्वामी जी से है। देखिए, सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, बहुत अच्छी बात है, इसका विरोध करूंगा तो देशद्रोही कहलाती रहूंगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल मैं एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जितनी भी दूर तक देख रहा था मैं सड़कों पे जाम ही जाम लगा हुआ था। दिल्ली की व्यवस्था देखने के बाद पता है कि यहाँ पे जाम का कोई इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी इतना बड़ा महोत्सव कराने से पहले इन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि जो लोग उसमें फंस रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी, कितनी एम्बुलेंस वहां पे फंसी हुई थी। ये मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी से, क्या उन्होंने इसको मद्देनजर रखा एक बार भी? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है, जितनी जाम होनी, जहां तक बात है, सरकार और शासन प्रशासन का एक काम होता है कि कैसी व्यवस्था करे, और उन्होंने एक बार कार्यक्रम नहीं कर दिया, बहुत पहले से होता है। और जब कुंभ लगता है तो कुंभ का वहां की व्यवस्था सरकारें करती है, वहां की शासन प्रशासन करती है। तो उसमें आप किसी धर्मगुरु को दोष दे दो तो हमें लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और धर्मगुरु को इसमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से अभी हमारे बंधु कह रहे हैं कि धर्मगुरुओं का राज चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, धर्मगुरुओं का राज नहीं चल रहा, ये कोर्ट का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए खारिज कर दिया। सवाल इस बात का ऐसा नहीं कि जो आप बोले वही सही है, जो प्रमोद कृष्णम जी बोले वही सही है। प्रमोद कृष्णम जी तो किसी भी धर्मगुरु को राजनीति से और अर्थ से जोड़ देते हैं। इनका दृष्टिकोण आर्थिक और राजनीतिक होती है। तो स्वामी जी, एक बार बात सुन लीजिए, आप क्षेत्र में बांट देते हैं बस सवाल तो सुन लीजिए। कार्यक्रम को हल्का करने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि आप जानते हैं, जो आप जानते हैं, हम जितने लोग विरोध कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, वो एक्चुअली में इस कार्यक्रम का नहीं विरोध कर रहे हैं, वो लोकेशन का विरोध कर रहे हैं। Exactly. That is the point. जी, This is the point स्वामी which जी। is important. तो आप अगर नहीं होता तो कार्यक्रम रोकने के लिए लोग कोर्टों तक नहीं जाते। नहीं तो इसी जगह पे ये कार्यक्रम होना क्यों जरूरी था, जबकि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है
और कार्यक्रम का विरोध नहीं हो रहा, आप कहीं भी करिए कार्यक्रम, लेकिन इस एरिया में ही क्यों होना था? शैलेश जी ने कितनी बढ़िया तरीके से समझाया, जिससे हमें लगता पूरा देश सहमत होगा कि कुंभ के मेले और जितने अधिकतर संस्कृतियों के मेले हैं वो गंगा और यमुना के तट पे ही लगा करते हैं। नदियों की हमारे संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको आचार्य प्रमोद जी समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ना समझ बन के बैठे पड़े हैं। चलिए मैं एक बार मनोज जी से कहता हूँ, हमारे पास समय की कमी है, आएंगे आपके पास फिर से। जी मैं इस प्रश्न का जिससे इन्होंने आपने शुरू किया था शैलेश जी ने, कि कुंभ हजारों साल से नदियों के किनारे होता रहा है, तो इसको होने में क्या दिक्कत है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कुंभ में जाना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक पर्सनल इनिशिएटिव है। कोई मुझे इनवाइट नहीं करता है कि तुम कुंभ जाओ, मैं चाहता हूं इसलिए मैं कुंभ जाता हूं। पहली बात, यहां सबको इनवाइट किया गया है, ये एक प्राइवेट सेलिब्रेटरी इवेंट है, इसको आप कुंभ से नहीं कंपेयर कर सकते। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कुंभ, पहली बात। दूसरा, जिस जगह कुंभ होता है वहां पर किसी कोर्ट का प्रोहिबिशन नहीं है। अगर वहां पर किसी कोर्ट का प्रोहिबिशन हो तो हम वहां भी रोकेंगे। वेरी ट्रू। इस जगह में कोर्ट का प्रोहिबिशन है, कोर्ट ने अपना इसका प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को आपने धक्का दिखा के उस पूरे एरिया को, वंडरफुल वर्डेंट ग्रीन एरिया को, ग्रीन स्पेस को आपने सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि 3 दिन का आपको एक सेलिब्रेटरी प्राइवेट आयोजन करना था। मनोज जी जी, तो आप कुंभ, इसको कुंभ कैसे बोल रहे हैं आप? कुंभ नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि नदियों के किनारे ही सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, एक और आयोजन होने से जो सर, नदियों हुआ को क्या? क्यों खतरा हो जाएगा? हाँ, क्या खतरा क्या हुआ? ये जो एरिया था, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं सितंबर 2015 के और जनवरी 2016 के। आप दोनों पिक्चर्स को देखिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या हो गया और क्यों हम लोग इतने ज्यादा इसके खिलाफ हैं। एक सुंदर बिल्कुल ग्रीन स्पेस, रीड बेड्स, ग्रासलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी सब सिस्टमेटिकली बर्बाद कर दिया गया। और स्ट्रक्चर तो बाद में आए, स्ट्रक्चर का इंपैक्ट तो बाद में होता है। आपने जो उसको बर्बाद किया है, उसको जो क्लियर किया है, वहां पर जो डंपिंग की है, वहां पर जो अंडुलेटिंग टेरेन था उसको पूरा बराबर किया है, दैट इज द लॉस। और उस लॉस का कोई भी पैसा, उस लॉस का कोई भी तरीके से उसको कंपेंसेट शायद उन पर जो जुर्माना लगा है उससे उसको कुछ नहीं हो सकता। राम जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, समय कम है, कि पर्यावरण के नाम पर पर्यावरण की धज्जियां उड़ी हैं, संस्कृति के नाम पर बिल्कुल संस्कृति की धज्जियां उड़ी हैं, और कानून के नाम पर कानून की धज्जियां इस समारोह से उड़ी हैं। ना इसमें कानून का, ना इसमें संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म के नाम पर एक इवेंट है और एक धंधा है, और ये चल रहा है। इवेंट और धंधा। राम कृपाल जी, क्या इसको इतनी आसानी से हम खारिज कर सकते हैं? नहीं शैलेश जी, मेरा एक कहना है कि कोई भी कानून प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंशन उसका उद्देश्य होता है, पनिश करना उद्देश्य नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, समय कम है। नहीं, मैं कृपया मेरी बात समझ लें। एक महिला है, विवाहित महिला है, वो कोर्ट जाती है, कहती है कि मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है, मेरे दाम्पत्य अधिकार की रक्षा कीजिए। कोर्ट अगर कहे कि नहीं, जब वो शादी कर लेगा, कानून कहता है कि मैं उसे 7 साल की सजा डाल दूंगा, वो अपने पति को जेल डालने के लिए आपके पास नहीं जा रही है, वो चाह रही कि उसे यह काम करने से रोका जाए। कानून दंड दे करके कोई भी चीज 5 करोड़ लगा दिया आपने, कुछ नहीं, आप नतीजा क्या होगा कि दूसरी शादी भी कर लेगा और बाकी जेल में चला जाएगा। उस औरत को क्या मिला जो अपने पति की, अपने दाम्पत्य जीवन के अधिकार को लड़ रही थी? मेरा कहना है कि इस देश में, और बताऊं, यमुना सिर्फ दिल्ली में नहीं है, माफ कीजिएगा, यमुना की अगर रक्षा करनी है, गंगा की अगर रक्षा करनी है, तो इसे उद्गम से सागर तक, माफ कीजिएगा, कानून बनना चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, क्लियर हो, साफ हो, जिसका इंटरप्रिटेशन धनपशु और एनजीओ अलग अलग न कर सकें। कानून ऐसा होना चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर हो, जिसको इस देश का तुलसी के निगाह में कहने में आम आदमी भी जिसको जान सकता है, अनपढ़ भी जिसको समझ ले, और जिसको सरकारें भी जानती हो कि ये कानून है कहां तक है, कहां तक नहीं। क्विकली आपकी जवाब। जी, देखिए, ये जो जजमेंट है 2015 का, ये जजमेंट हथनी कुंड, जहां से यमुना की हत्या हुई है, हथनी कुंड से लेकर और पूरा आगरा तक, उस पूरे ट्रैक को ये एड्रेस करता है।
ये एनवायरमेंटल फ्लो को एड्रेस करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्लड प्लेन को एड्रेस करता है, ये पॉल्यूशन अबेटमेंट को एड्रेस करता है। ये इतना बढ़िया रोड मैप इसने दिया है, पर उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट तो करिए, इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए। आप इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उस पर कुठाराघात कर दिया आपने। इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण समस्या है। विमलेंदु जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, बहुत संक्षेप में। जी, मेरा कहना है, बहुत संक्षेप में मेरा ये कहना है कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो न कोर्ट की होनी चाहिए, न एक्टिविस्ट की होनी चाहिए, वो सरकार की होनी चाहिए। मैं तो ये मनाऊंगा कि एनजीटी तक कोई केस जाए ही नहीं कभी। मैं तो चाहूंगा कि मैं काला झंडा कभी दिखाऊं ही नहीं, और ताकि गवर्नेंस जो है ये पूरा का पूरा रिवर गवर्नेंस हो। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश में धर्म और टीके की राजनीति हम करते हैं, हमें पर्यावरण की राजनीति भी करनी चाहिए। अगर राजनीतिक दल ये कहें कि पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट, नदियां इंपॉर्टेंट है, ना कि धर्म, तभी हमारी नदियां साफ होंगी। तो मैं कहूंगा कि वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट और आर्मी। एक आखिरी टिप्पणी आपकी, बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारे परमात्मा वृक्षों में बताया गया है, प्रकृति में बताया गया है। तो जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, खासतौर से सनातन धर्मी, निश्चित रूप से प्रकृति का सम्मान करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि यमुना पे अगर जो श्री श्री रविशंकर जी द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इससे प्रकृति को नुकसान होगा, बल्कि प्रकृति को लाभ होगा और पूरे देश दुनिया को लाभ होगा। स्वामी जी का कहना है कि जो कुछ आयोजन किया गया है उससे यमुना को लाभ पहुंचेगा और दिल्ली को भी लाभ पहुंचेगा। मनोज जी हैं, विमलेंदु जी हैं और राम कृपाल जी हैं, इन सब की अलग राय है। स्वामी जी, आपकी भी बिल्कुल अलग राय है। लेकिन इस पूरे विवाद ने जो यमुना की दुर्दशा है, जो नदियों की दुर्दशा है, उसको सामने ला दिया है कि नदियों के किनारे किस किस तरह की गतिविधियां होती हैं, और उसके सामने अदालत और सरकारें दोनों ही कितनी लाचार हैं। बिल्कुल, एक तरह से नदियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर नदी से बालू निकाला जाता है, कहीं नियम नहीं बना है, कहीं नियम नहीं बना है। हर जगह माफिया जो है वो जबरदस्ती बालू निकालता है। कई जगह कोर्ट के स्टे हैं, बालू निकालता है और बेचता है, और बिल्डिंग बन रहे हैं तो जाहिर है कि रोक के बावजूद बालू निकाले जा रहे हैं। नदियों का उससे नुकसान होता है या नहीं, ये पर्यावरण के लोग समझेंगे। डीशिल्टिंग कहीं कोई इंतजाम नहीं है, केवल नारा है। कभी राजीव गांधी नारा देते हैं, कभी मोदी जी नारा देते हैं कि गंगा यमुना सबकी सफाई होगी। होता कुछ भी नहीं है। हजारों हजार करोड़ रुपए इसमें डूब चुके हैं, लेकिन आज तक कोई एक स्ट्रेच बता दे कि गंगा का या यमुना का ये साफ हो गया, तो शायद वो नहीं मिलेगा। इस महापंचायत को हम इस उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि जो सरकारें गंगा के नाम पर सांस्कृतिक आधार बनाकर, भावनात्मक आधार बनाकर, सरकारें ही नहीं पार्टियां भी वोट की राजनीति करती हैं, वो ये समझेंगी कि जिस तरह से दुनिया में टेम्स और दूसरे देशों की नदियों को साफ किया गया है, वैसे ही भारत की नदियों को भी साफ किया जाएगा। और जो पैसा इस पर लगाया जा रहा है वो गटर में नहीं जाएगा, बल्कि नदियों की सफाई पर, नदियों को साफ रखने पर, सफाई पर नहीं, में साफ रखने पर खर्च किया जाएगा। और उनकी जो मर्यादा है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भर की संस्कृतियां और दुनिया भर में विकास नदियों के किनारे हुए, और नदियों ने अपने विकराल रूप से सभ्यताओं और संस्कृतियों को नष्ट कर दिया। कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, उसे एक सिंधु नदी के एक भयानक बाढ़ ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और नदियों के किनारे बसे हुए मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सोचना जरूर पड़ेगा। महापंचायत में आज हम यहीं विदा लेते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।